Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 2 primary and secondary market and this is part 1 of that particular chapter. So आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एंड अगर आपने इसका पहला चैप्टर नहीं देखा है जो कि 4 पार्ट में हमने बनाया है, 4 पार्ट्स में उस चैप्टर को किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं हमारा ये वाला वीडियो। पहला वीडियो है इस चैप्टर का, अब ध्यान से सुनना। और दो बातें पहली बताऊंगी आपको वीडियो शुरू करने से पहले कि पहली बात तो ये कि गाइस अब से आपको नोट्स भी मिलेंगे। इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन बाद आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उससे 1-2 दिन बाद आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो आराम से। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोज़। हाँ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो हमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा भाई प्राइमरी मार्केट का रोल क्या है। तो अगर हमें प्राइमरी मार्केट का रोल पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जो कि इन्वेस्टर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर आकर वो अपना पैसा लगा सकते हैं किसी कंपनी में। ये तो हो गया इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। पर अगर हम देखें कि एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या है प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट कंपनीज को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो प्राइवेट हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर आके वो अपने रिसोर्सेज को रेज कर सकते हैं और अपने जो उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके कंपनीज के लिए उसको पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मोटी मोटी बात तो ये हो गई जो मैंने आपको बता दी। अभी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सो द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। Primary market provides opportunity to the issuers of securities, government as well as corporate, to raise resources to meet their requirements of investment and to discharge some obligation। तो ये यहाँ पे वही बोल रहा है जो मैंने आपको समझा दिया है पहले ही कि प्राइमरी मार्केट एक चैनल प्रोवाइड करता है जहाँ से जो इशूअर हैं ऑफ सिक्योरिटीज, जो कि कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ पर आके आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी लोगों में बांट दो, उन लोगों में बांट दो जो कि आपको पैसा दे सकें और उनके पैसे से आप अपनी कंपनी को चलाओगे। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट कि एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करती है आपको। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज मेंट बाय फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर एंड डिबेंचर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई जो शेयर है या फिर जो डिबेंचर है उसका फेस वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखो फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, टर्म का क्या, प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, सबको इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पर सबसे पहले यहाँ पर फेस वैल्यू पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे, जैसे आपको पता है कि पहले बताने से पहले मैं अपने भाषा में समझाती हूँ इसको, तो यहाँ पर भी आप इधर देखो कि यहाँ पर लिखा है कि मतलब जो कोई भी शेयर है, कोई भी शेयर जिसको कंपनी इशू कर रही होती है, तो आपको एक पर्चा मिलता है, आपको यू विल गेट ए सर्टिफिकेट कि आपने भाई एक शेयर खरीदा है किसी पर्टिकुलर कंपनी का। तो उस शेयर, उस सर्टिफिकेट पर उस शेयर का जितना भी प्राइस है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर और डिवेंचर। ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स इन दिस, जब हम बात करें बॉन्ड के बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉन्ड्स, तो बात होती है क्या कि वहां पर एक 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 प्रॉमिस होता है। बॉन्ड का मतलब आपको पता है कि एक प्रॉमिस होता है जहां पर एक कंपनी जो कि सरकारी कंपनी होती है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो इन्वेस्टर को एक प्रॉमिस करती है कि आप मुझे पैसे दो और एक एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट के बाद या फिर उस डेट पर मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट आपको दूंगा। ठीक है, तो बॉन्ड के केस में जब हम बात करते हैं तो मेच्योरिटी पर जितना भी पैसा उस बॉन्ड होल्डर को मिलता है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया है कि फेस वैल्यू क्या होता है। अब हम आ जाते हैं कि प्रीमियम वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू क्या होता है। गाइज ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अगर आपने क्लास 10th में एफ में अगर आपने पढ़ा है तो आपने बहुत ही अच्छे से तरीके से ये चीज़ें पढ़ी होंगी। बट क्योंकि ये क्लास 11th में भी है और हमें फिर से पढ़ना है इन सबको, तो हम पढ़ रहे हैं।
बट क्या होगा कि यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी ताकि आपका समय खराब ना हो और मतलब आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएं। और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखो। और जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ ना, अगर अभी तो मैंने आपसे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, पर अगर मैं कुछ भी पूछती हूँ तो उसका आंसर आप ज़रूर दिया करो। सो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्रीमियम एंड डिस्काउंट? यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो फेस वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू से ही आप इस चीज़ को समझ सकते हो। फेस वैल्यू मान लो मेरी किसी भी शेयर की 10 रुपए, ठीक है, मैं बोल रही हूँ फेस वैल्यू है मेरी 10 रुपए। अगर हम बात करें प्रीमियम आपको समझना है तो फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है, फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा कोई भी वैल्यू है, मतलब कि 10 से ऊपर वो अनलिमिटेड हो सकती है, राइट। तो 10 से ऊपर अगर वो वैल्यू कितनी पे चली जाती है तो इसका मतलब है कि वो प्रीमियम हो गया है, ठीक है, वो प्रीमियम वैल्यू हो गया है उसका। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट वैल्यू, तो वही अगर हम बात करें कि मान लो कि इस केस में अगर हम फेस वैल्यू ले लेते हैं कि भाई हमारी फेस वैल्यू यहाँ पर मान लो 50 है, ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई 50 से कम, मतलब 50 से कम वाला जो प्राइस होगा, अगर फेस वैल्यू भाई शेयर पे लिखा है कि ये शेयर 50 रुपए का मिलेगा, बट जब आपने वो शेयर खरीदा तब वो शेयर आपको 45 और 40 और 49 समथिंग में मिल गया। तो इसका मतलब है कि आपने वो शेयर डिस्काउंट पे खरीदा है, एट डिस्काउंट पे उसको आपने परचेज किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप इसको जो आपकी बुक में लिखा है इसको आप खुद से पढ़ लेना और अगर कोई प्रॉब्लम होती हो तो पूछ लेना। अब हम आ जाते हैं इधर इशू ऑफ शेयर्स पे। इशू ऑफ शेयर मतलब कि अभी हमने बहुत देर से पढ़ लिया भाई आप प्राइमरी मार्केट में आके अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू कर सकते हो, पर कितने टाइप के इशू होते हैं, कौन कौन से इशू कर सकते हैं और क्या क्या होता है, ये सब कुछ ये सब आपको अभी पता चलेगा। तो वीडियो को देखते रहो, स्किप करोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो स्किप मत करना। बीच बीच में बच्चे स्किप कर लेते हैं, फिर बीच में समझ नहीं आता, फिर पीछे करेंगे, फिर आगे करेंगे। तो थोड़ी देर आराम से बैठ के देखो और उसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना। इशू ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो व्हाई डू कंपनीज नीड टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक? ये मैंने आपको बात ऑलरेडी बता दी है कि अगर मान लो देखो कोई भी कंपनी जो होती है वो कौन स्टार्ट करता है, अगर हम ज्यादातर कंपनी देखें तो वो प्राइवेट कंपनी मान लो स्टार्ट कर रही है, ठीक है, तो उसका जो भी प्राइवेट जो ओनर है उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही हो सकता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, however the promoters capital and the borrowings from banks and financial institutions may not be sufficient for setting up or running the business over a long term, especially when the business grows and looks to expand। मतलब कि जो भी प्राइवेट जो ओनर है, मतलब या फिर उसके जितने भी बोरोइंग्स हैं बैंक से, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने कुछ भी पैसा अगर लिया है, तो इनकेस अगर उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है तो उसको बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत होगी, है ना। तो अब इतना सारा पैसा तो आपको बैंक या लोन नहीं दे सकती है ना, मतलब लोन भी कितना लोगे आप और कितनी बार लोगे, मतलब है ना, तो उसको चुकाना भी होता है, तो और उसमें अपने ही झंझट होते हैं। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी, मतलब अपनी कंपनी का मालिकाना हक किसी दूसरे इन्वेस्टर को जिसने आपको बहुत सारा पैसा दिया है, अगर आप उसको देने के लिए तैयार हो तो आप अपनी कंपनी के शेयर्स प्राइमरी मार्केट में आकर निकाल सकते हो। तो ये है कि कंपनीज को क्यों ज़रूरत पड़ती है शेयर्स निकालने की या फिर शेयर्स को इशू करने की। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको दिखेगा। यहाँ देखो ये है पब्लिक इशू, ठीक है। अब पब्लिक इशू क्या होता है, सो कंपनीज इनवाइट द पब्लिक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इक्विटी एंड इशू शेयर्स टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो कंपनी बुलाती है पब्लिक को कि हमारे पास आओ, हमको पैसे दो और हमारी कंपनी के शेयर ले लो। द वे टू इनवाइट शेयर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इज थ्रू अ पब्लिक इशू। और जिस तरीके से कैपिटल ली जाती है इन्वेस्टर से उनको शेयर इशू करके, जो वे होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको भी से पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू क्या होता है, पब्लिक इशू मतलब 50
से ज्यादा, ठीक है, 50 या 50 से ज्यादा लोगों को जब पब्लिक में, जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स निकाल रहे हो, मतलब कि कोई भी बंदा आ सकता है और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसको पब्लिक इशू बोलते हैं, ठीक है। एक प्रेफरेंस इशू भी होता है जिसके बारे में आई होप आपको पता होगा, जिसमें क्या होता है कि 49 या फिर 49 से कम अगर एक सिलेक्टेड ग्रुप को आपने अगर अपनी कंपनीज के शेयर्स इशू किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कौन सा इशू किया है, वो प्रेफरेंस इशू है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज, अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज पढ़ेंगे, किस किस तरीके से हम अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो पहला है पब्लिक, दूसरा है राइट्स ऑफ प्रेफरेंशियल इश्यूज जिसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को व्हेन कंपनी इशूज शेयर, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू। While public and rights issue involve a detailed procedure, private placement और preferential issue are relatively simple। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। अब हम चलते हैं इधर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी, यही एक बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी फ्रेश इशू निकालती है अपने सिक्योरिटीज का, ठीक है। जब कोई अनलिस्टेड कंपनी अपनी सिक्योरिटीज का फ्रेश इशू निकालती है प्राइमरी मार्केट में आके पहली बार, कौन सी बार, फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। मान लो कि मैंने एक कंपनी खोली है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मैं अभी अनलिस्टेड हूं, मैं लिस्टेड नहीं हूं, आई एम अनलिस्टेड, माई कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी, ओके, एंड आई एम इशूइंग माई शेयर्स टू द पब्लिक एट फर्स्ट टाइम, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम इशूइंग माई शेयर्स टू द पब्लिक, तो उसको बोलेंगे कि दिस इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब, इनिशियल का मतलब ये होता है एकदम शुरुआती चरण जो होता है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, शुरुआत, ठीक है। तो पहली बार जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इधर, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग फर्दर इशू इज व्हेन। देखो अब यहाँ पर अभी हमने पढ़ लिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, अब हम देखेंगे कि फर्दर इशू क्या होता है। फर्दर इशू क्या होता है, यहां पर भी एक बात देखो, ये जो चीज है ना, इसको आप ध्यान रखो। जब कोई लिस्टेड कंपनी, when an already listed company makes either a fresh issue of securities to the public or an offer for this for sale to the public through an offer document, of offer document को और क्या बोलते हैं, prospectus बोलते हैं। और prospectus में क्या क्या info होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे comment section में बताएंगे, तो आपको भी याद रह जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है या फिर आपको कितना पता है जो आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें भी अगर आप बता पाएँ तो उसको ज़रूर लिखिए कि ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होता है, ओके। एंड देन अगर हम फिर से आ जाएं फर्दर इशू पे, तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग था वो एक अनलिस्टेड कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब कोई लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी फ्रेश इशू निकालती है सिक्योरिटी का, फ्रेश इशू का मतलब कि मतलब नया इशू निकाल रही है, पहली बार नहीं निकाल रही है, नया इशू निकाल रही है कि अब हम और अपनी कंपनी को रेस करना चाहते हैं, तो हम एक फिर से इशू कर रहे हैं अपने प्राइसेस शेयर्स, तो जो भी खरीदना चाहता है खरीद लो, तो मतलब इस तरीके से फर्दर इशू हो गया, है ना। अब आ जाते हैं राइट्स इशू पे। राइट्स इशू क्या होता है इसको समझेंगे। Rights issue is when a listed company proposes to issue fresh securities to its existing shareholders as on a record date। अब इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो मतलब पूरा है ना इधर, ये पूरा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है मतलब कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करती हूँ तभी समझ में आए। Rights issue is when a listed company proposes to issue fresh securities to its existing shareholders on a record date। इतना भी आप इसको सुनो, मतलब पढ़ो, मैं ना आपको बताती हूँ अभी कि ये क्या है। देखो बेसिकली ये सिर्फ इतना है
कि मान लो कि मेरी एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मान लो कि जब तक आप एफएम पढ़ोगे ना तो मेरी भी एक कंपनी खुली जाएगी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मुझे तो लग रहा है। तो अब अगर हम देखें तो मतलब मेरी कंपनी है भाई ये, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने कुछ शेयर्स अपने पहले से निकाल रखे थे और आप मेरे शेयर होल्डर हो, मतलब आप और आपके 4 फ्रेंड्स मान लो कि मेरे शेयर होल्डर है, तो कुल मिला के 5 शेयर होल्डर हो गए मेरे, और एक मैं हूँ अपनी कंपनी की मालिक, ठीक है। अभी मेरे को पहले मुझे ज़रूरत थी पैसों की तो मैंने शेयर्स निकाले, आपने मुझे पैसे दिए। अब क्या है कि 1-2 साल बाद ना मुझे फिर से और पैसों की ज़रूरत पड़ रही है अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ कि देखो गाइज़, मैं एक काम करती हूँ, मैं मतलब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि शेयर निकाल लें, अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, फिर मैंने क्या करा, शेयर्स निकाले। तो राइट्स इश्यू में क्या किया मैंने कि मैंने आपको, राइट का मतलब क्या होता है, एक राइट मतलब सही। ये वाला जो राइट है इसको मतलब आप यहाँ समझो हक, अधिकार, ठीक है। तो क्योंकि आप मेरे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो ये राइट आपको पहले दूंगी मैं कि आप मेरी कंपनी से पहले शेयर खरीद सकते हो, मतलब कि मैं पब्लिक में अपने शेयर्स बाद में लॉन्च करूंगी, आपको ये अपॉर्चुनिटी पहले मिल रही है कि आप मेरे शेयर्स खरीद सकते हो अगर आप खरीदना चाहते हो तो, ठीक है। इससे होता क्या है कि अगर जो मेरे मान लो अब 5 इन्वेस्टर्स थे तो उन्होंने ही मेरे सारे शेयर्स दोबारा खरीद लिए, अब जो मैं और बेचना चाहती हूँ, तो उससे क्या होगा कि भले उनके पास परसेंटेज बढ़ जाएगा मेरी कंपनी के शेयर का, बट क्या होगा, मेरी कंपनी के शेयर जो जो मेरी जो मालिकाना जो हक है वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड नहीं होगी। अगर 100 लोगों के पास मेरी कंपनी की हिस्सेदारी है और वहीं पे 5 लोगों की हिस्सेदारी है, तो 5 लोगों में क्या रहता है कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और थोड़ा सा डर भी कम रहता है ना। पर अगर वहीं पे 1000 लोगों की बात होती है तो डर बढ़ जाता है। भले पैसा उतना ही मिल रहा है, पर अगर उतना ही पैसा हमें 5 लोगों से मिल सकता है तो हम 1000 लोगों को अपनी कंपनी के शेयर होल्डर मतलब अपनी हिस्सेदारी क्यों दें, है ना। तो ये वही बात हो गई है। अब आ जाते हैं, आई थिंक जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, है ना। अब हम देखें तो प्रेफरेंशियल इशू, मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या है। एक ऐसा इशू ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होती है, लिस्टेड कंपनी इसको इशू करती है एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को, जो कि लेस देन होता है 49 और 49, ठीक है। 49 और 49 से ज़्यादा लोगों को अगर आपने 49 और 49 से कम लोगों को अगर आपने अपने शेयर्स इशू किए हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रेफरेंशियल इशू। ओके, सो गाइज आज की ये वीडियो यहीं पर ही फिनिश करते हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबी हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके, चलो तब तक बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।